Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna solve the HTET 2020-21 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम 2020-23 का क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, 2019 का कर चुके हैं और आई थिंक 2017 या 18 का भी कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में 2020-21 का करेंगे, उसके बाद MH सेट को करेंगे, फिर उड़ीसा सेट को भी करेंगे और कर्नाटक सेट को भी करेंगे। बीच में आपका यूजीसी का एग्जाम है तो यूजीसी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सही आंसर्स के साथ हमारे पास से मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से आपके स्टार्ट होते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। आई होप सबको पता हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी? ऐसी क्या कौन सी मेमोरी है जिसके हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफिकल। तो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कौन सी होती है? देखिए, मैंने आपको ये पूरी लास्ट क्लास में भी पूरा एक डिजाइन बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको सिमेंटिक, आइकॉनिक, एपिसोडिक, इकोइक, प्रोसीजरल, डिक्लेटिव सारी मेमोरी के बारे में बता रखा था। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्लास को मिस ना करें। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी यानी कि आपकी पर्सनल मेमोरी होती है। पर्सनल मेमोरी आपकी किसके अंदर जाती है? एपिसोडिक मेमोरी के अंदर जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसको हम लेंथी नहीं करेंगे। एपिसोडिक मेमोरी में आपकी ऑटोबायोग्राफिकल। अब ऑटोबायोग्राफिकल सर कौन सी मेमोरीज होती है? जैसे कि आपकी शादी कब है, आपका जन्मदिन कब है, अगर आपके किड हैं उनका जन्मदिन कब है, राइट? तो वो सारी किसके अंदर आती है? आपकी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ देखते हैं। ये सारी मेमोरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, ये हमारा तीसरा या चौथा एस्टेट का पेपर है और मैंने ये नोटिस करा है कि क्वेश्चन पर्टिकुलर चीज से रिपीटेड हो रहे हैं। देखिए, एक मेमोरी से क्वेश्चन पक्का आता है। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे पिछली क्लास में हमने करा था। Person with dash personality are more susceptible to the problem like the hypertension and coronary heart disease। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो टाइप ए पर्सनैलिटी के जो इंडिविजुअल होते हैं उनको हार्ट डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज या फिर हाइपरटेंशन में रहते हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी में कौन से लोग होते हैं? जो कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव में रहते हैं। एक्सेसिव मतलब कि भाई हबड़ दबड़ में ये काम भी चाहिए, ये काम भी चाहिए, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। अब क्योंकि ये हाइपरटेंशन में जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो, वो क्या रहता है? उनको हमेशा भगदड़ सी मची रहती है जिसके कारण उनको कोरोनरी हार्ट डिसीज हो जाते हैं। टाइप बी में कौन से इंडिविजुअल आते हैं? वो इंडिविजुअल जो कि आपके सरकारी बाबू होते हैं। जैसे कि सरकारी, अगर आप कर्मचारियों को देखोगे तो वो क्या करते हैं कि हाँ जी आपका काम हो जाएगा। ऑल्सो डेफिनेटली क्योंकि सरकारी का काम है, काम टाइम लगता है। आप एक फाइल को दूसरी जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह भेजते हैं। तो टाइप बी वाले वो पर्सनल रहते हैं जो रिलैक्स रहते हैं। ऑल्सो दे आर लिटिल बिट ऑन द क्रिएटिव साइड, कि वो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, बट दे आर द रिलैक्स चबी पर्सन रहते हैं और अपने आप में मिल यानी कि घुल मिल के रहते हैं। टाइप सी इंडिविजुअल हमेशा एंशियस रहते हैं और ये बेसिकली रहते हैं कि हमें सारा काम क्या चाहिए? हमें सारा काम परफेक्ट चाहिए। जो भी हम काम करें वो काम कैसा होना चाहिए? एकदम परफेक्ट होना चाहिए। टाइप डी वाले सेल्फ नेगेटिव में रहते हैं। उनके पास नेगेटिव सारे सोर्स ऑफ एक्शन रहते हैं। अपने आप के बारे में भी नेगेटिव, वर्ल्ड के बारे में भी नेगेटिव, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है वो किस लिए रहेगा? डिप्रेशन में रहेगा ज्यादा। तो ये इनको डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। टाइप सी वालों को क्या रहता है? टाइप सी वालों को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये सारा काम अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। टाइप ए वाले क्या रहते हैं? उनको कोरोनरी हार्ट डिसीज, जो कि आपको लिख रखा है। टाइप बी वाले, ये आपका होमवर्क है, आप मेरे को बताओगे कि ये कौन सी बीमारी या फिर इनको कौन सी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर ये कह रहे हैं डैश इज द एबिलिटी टू मेंटली डील विद ए हाई डेंसिटी और क्राउडेड इन्वायरमेंट। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? क्राउडेड इन्वायरमेंट। क्राउडेड इन्वायरमेंट मैंने कि अगर आप देखोगे भीड़ भड़ाका, भीड़ भड़ाका यहाँ पर कह रहा है जो उसका कोर वर्ड है, यानी कि बिल्कुल यहाँ से आपका आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले कह रहा है क्राउडिंग टॉलरेंस। क्राउडिंग टॉलरेंस क्या रहता है? एक इंडिविजुअल की एबिलिटी जो वो भीड़ भड़ाके या फिर क्राउड को सहन कर सके। कंपटीशन टॉलरेंस, कंपटीशन मतलब कि अगर आपने देखा हो कई बार बच्चे कंपटीशन में अपने आप की सेल्फ एस्टीम को खो देते हैं। यार कंपटीशन इतना ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। यार दूसरा साल है, मेरे से अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए 3-3 साल से, मैं तो फ्रेशर ही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर्सनल स्पेस रहता है, डेट इज सम काइंड ऑफ द प्राइवेसी, राइट? तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बता रहा है क्राउडिंग टॉलरेंस क्या रहता है? एक इंडिविजुअल की एबिलिटी जिससे कि वो
क्राउडेड प्लेस से मेंटली डील करता है। कई बार आपने देखेंगे हल्के से क्राउडेड होता है जैसे कहते हैं भगदड़ मच गई। अब भगदड़ क्यों मचती है? क्योंकि इंडिविजुअल है जिसके अंदर क्राउडिंग टॉलरेंस कम है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है। घबरा जाता है तो दूसरे वाले को घबराता है। पैनिक सिचुएशन ऐसी होती है जो कि बहुत जल्दी होती चली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं क्राउडिंग टॉलरेंस क्या रहती है, एक एबिलिटी एक इंडिविजुअल की जो कि हाई डेंसिटी या फिर क्राउडेड इन्वायरमेंट को वो टैकल कर सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सिफालो-कॉर्डल लॉ डेवलपमेंट टेक प्लेस। अगर आप देखोगे डेवलपमेंट के दो लॉ होते हैं, एक सिफार्डो-कॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये दो लॉ आपको पता होने चाहिए। सुफार्डो-कॉर्डल क्या होता है, जब इंडिविजुअल की या फिर हर एक बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो हेड से लेकर टो तक होती है। यानी कि हेड पहले बढ़ेगा, फिर उसके बाद आपका धड़ जिसे हम कहते हैं स्टोमक या चेस्ट एरिया, फिर आपका पेट, फिर उसके बाद लेग। मीनवाइल प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या रहता है, ये रहती है आपकी सेंटर से लेकर सेंटर टू एक्सट्रीम एंड। अब बेटा ये एक्सट्रीम एंड कैसे होते हैं, अगर आप देखोगे बच्चे का जो कंट्रोल होता है बॉडी पार्ट पे यानी कि पेट पर, आप देखोगे बच्चा करवट ले ले रहा है, लेकिन बच्चा अपनी फिंगर टिप्स को इजीली पकड़ने के लिए नहीं यूज कर पा रहा है। यानी कि सबसे पहले जो बॉडी पे जो कंट्रोल होगा वो मिडिल पार्ट पे होगा, सेंटर पार्ट पे। अगर मैं ये एक बच्चा बना देता हूँ, ऑल्थो मेरी ड्राइंग इतनी सही नहीं है, राइट। सपोज करिए ये बच्चा है और ये हल्के हल्के इसके पाँव, राइट, आई एम अम्यूज, और ये इसके हाथ है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपकी सिफालोकॉर्डियल की, सिफालोकॉर्डियल क्या होता है, यानी कि हेड से टू, यानी कि सबसे पहले आपका हेड आएगा, फिर स्टोमक, नेक एंड देन आपके लेग्स आएंगे। मीनवाइल प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या रहता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो कि मैंने आपको यह बताया है, ये होता है सेंटर से लेकर एक्सट्रीम एंड तक। यानी कि पहले यहाँ पर आएगा आपका इंडिविजुअल का आप कह सकते हैं ग्रिप, उसके बाद फिर वो एक्सट्रीम पॉइंट तक जाती जाएंगी। ओके, तो ये क्या है, सिफालोकॉर्डियल आपका पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर, मैंने दोनों बता दी हैं, दैट इज फ्रॉम हेड टू टोस। अगर आप देखोगे आपका सबसे पहला ही आंसर सही है, फ्रॉम हेड टू लेग्स। उसके बाद आगे देखने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, ये यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन द साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग ऑफ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। देखिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स को पता नहीं रहता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग ये एक शब्द है, दैट इज PRW इसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग, जो कि आपके डिफाइन साइंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, अगर मैं बात करूं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, DRDO के अंदर आता है। इसका 1949 में ये सिचुएटेड करा गया हुआ था। अब इसको चेंज करके इसका नाम DIPR होता है। जो बच्चे जा रखे हैं, अभी थोड़े टाइम पहले DRDO में वैकेंसी निकली थी, अगर आप देखोगे रिसर्च की, तो उन बच्चों का यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था। अब DIPR ये क्या होता है, DRDO के अंदर साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का रिसर्च सेंटर होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है बेटा, न्यू दिल्ली में। जो बच्चे कहेंगे सर हम तो न्यू दिल्ली में हमने कभी नहीं देखा, अगर न्यू दिल्ली में आप विश्वविद्यालय दैट इज DU नॉर्थ कैंपस के सामने जाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट साइड DIPR है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। न्यू नेम इसका क्या है, DIPR। DIPR की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज डिफेंस, I stand for Institute of, P stand for बेटा साइकोलॉजी रिसर्च। किसके अंदर आता है बेटा, ये आता है आपका DRDO में। आई होप इसकी आपको फुल फॉर्म पता होगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा हो। द टर्म मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अगर आप देखोगे 90%, 90 to 95% दो ही लैंग्वेज यूज हुई है साइकोलॉजी में। अगर आप देखोगे साइकोलॉजी में जो भी टर्म्स आई हैं उसमें दो लैंग्वेज बेसिकली यूज हुई हैं, एक आपकी ग्रीक लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज हुई है और दूसरी लैटिन। हमेशा इस चीज का याद रखना। अब ये कह रहा है कि जो मोटिवेशन वर्ड है वो ड्राइव करा गया हुआ है लैटिन वर्ड से। अब लैटिन वर्ड कौन सा लैटिन वर्ड है, तो अगर आप देखोगे मोटिवेशन कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिला हुआ दिखेगा।
लोगस नहीं, इमोवेर नहीं, मोवेर अगर आप देखोगे, मोटिव, मोटिव तो इंग्लिश वर्ड हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। मोवेर इज द राइट आंसर। अब मोवेर का क्या मतलब होता है? मोवेर का मतलब होता है टू मूव, मूव करना, या फिर किसी चीज को सेट इन मोशन। सेट इन मोशन का यहाँ पर क्या मतलब है? जब इंडिविजुअल मोटिवेट होता है तो वो किसी काम को करने की कोशिश करता है। जब काम को करने की कोशिश करेगा तो कोई भी काम जब वो करने की कोशिश करेगा तो हमेशा क्या होगा? मोशन के अंदर ही होगा। आपको सपोज करिए कोई यूजीसी का एग्जाम क्लियर करना है या पीएचडी करनी है, तो आप मोटिवेटेड होंगे यानी कि आप काम करोगे, यानी कि मोशन में आओगे। तो मोवेर मीन्स टू मूव, मूव होना या फिर मोशन के अंदर आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ये हर पेपर के अंदर आ रहा है आपका सोशल लोफिंग। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस भी देखी हैं, कितनी बार मैंने इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाई है। सोशल लोफिंग बेसिकली क्या होता है? अगर बहुत सारे ग्रुप में इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं तो इनका जो पोटेंशियल होता है बेटा, वो पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये वाला इंडिविजुअल सोचता है ये कर लेगा, ये वाला सोचता है ये कर लेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप इसको समहाउ, आप वैसे जो आपका बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट होता है उससे आप कंपेयर कर सकते हो, बट दोनों अलग चीज है। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट में भी इंडिविजुअल क्या करता है? वो सोचता है कि वो काम कर लेगा, वो उसकी हेल्प कर देगा, और एक दूसरे की हेल्प इंडिविजुअल नहीं करता है, जबकि वो कर सकते हैं। वो सिर्फ क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। लेकिन बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट आपका बुलिंग में या फिर इस तरीके की चीजों में ज्यादा आता है। सोशल लोफिंग आपका एक सोशल साइकोलॉजी का वर्ड है। सोशल लोफिंग का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल जब ग्रुप में काम करता है तो अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज नहीं करता है। क्यों यूज नहीं करता है? क्योंकि उसे लगता है कि कोई मेरे को इंडिविजुअल, क्योंकि ग्रुप का अगर कोई हम रिवॉर्ड जीत गए या अगर किसी भी चीज को हमने एक्वायर कर लिया तो उसमें ग्रुप का नाम आएगा, मेरा पर्सनल नाम नहीं आएगा। तो वहां पर आउटपुट जो होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो आइए देखते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट इज टू बी इवेल्युएटेड, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखोगे सेकंड ऑप्शन में इंडिविजुअल आउटपुट इज मॉनिटर, मॉनिटर भी नहीं करा जाए। द टास्क इज वेरी चैलेंजिंग, नहीं। इंडिविजुअल आउटपुट इज डिफिकल्ट टू बी आइडेंटिफाई, व्हाई? क्योंकि इंडिविजुअल अपना जो आउटपुट देना चाहता है वो नहीं देता, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना भी क्या है? डिफिकल्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, इसको याद रखिए। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि डोर इन द फिश टेक्निक, फुट इन द डोर टेक्निक, तो इन सारी चीजों को भी आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, ये क्या कह रहा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड लैक्स इन द वैलिडिटी। अब देखिए, नाम से ही इसके पता चल रहा है इसको याद करने का कैसा तरीका है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड किसके अंदर होते हैं? आपके लैब के अंदर होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर। क्या लेबोरेटरी में, जहां तक आप सबने पढ़ा है, एक कमरा है, सपोज करिए आपका कमरा है, पर्सनल रूम है। जब हम कहते हैं, क्या इसके अंदर आपको प्राइवेसी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा प्राइवेसी का मतलब है कि आपके पेरेंट्स नहीं आ रहे, सम टाइम वो आ जाते हैं, बट अगर आपने कह रखा है कि नहीं भाई यहाँ हमें प्राइवेसी चाहिए, तो वो नहीं आते, राइट। सेम एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होते हैं? जो लेबोरेटरी के अंदर आते हैं। अब लेबोरेटरी के अंदर क्या रहता है? रिसर्चर यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर सेटिंग पर कंट्रोल करके रखता है, और उसका उसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखता है, राइट। दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगर मैं कहूंगा कि ये लैब है, इस लैब के अंदर क्या कोई बाहर से छेड़छाड़ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो सबसे ज्यादा कम रहता है वो रहता है एक्सटर्नल, और मैक्सिमम आपकी चीज क्या रहती है? मैक्सिमम इंटरनल वैलिडिटी होती है, हमेशा ये याद रखना। और ये क्या रहती है? मिनिमम। सपोज करिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा देता हूं, या एक्सपेरिमेंटल की जगह मैं यहाँ पर फील्ड साइकोलॉजी या फिर फील्ड मेथड को लिख देता हूं। फील्ड मेथड में अगर आप देखोगे, हम नेचुरल ऑब्जर्व करते हैं, तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन वहां पर हमेशा क्या रहेगी? एक्सटर्नल आपकी क्या रहेगी? मैक्सिमम हो जाएगी, और इंटरनल क्या हो जाएगी? मिनिमम। यस। क्यों? जो आपका बाहर नेचुरल ऑब्जर्वेशन में है, क्या हम किसी चीज को रोक रहे हैं? क्या हम किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं। यानी कि इंटरनल वैलिडिटी लो हो गई। एक्सटर्नल की वैलिडिटी की अगर हम बात करें, जो भी चीज है हम नेचुरल फिनोमेना को नेचुरल फिनोमेना की तरह स्टडी कर रहे हैं,
तो एक्सटर्नल वैलिडिटी मैक्सिमम होगी, राइट। तो इन चीजों को आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा एक्सटर्नल। लेबोरेटरी में जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं उनकी वैलिडिटी सबसे ज्यादा कम रहती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। अगर गाइस वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है और देखिए मेहनत भी लगती है। हमें सिर्फ आपका एक तरीके से जो लाइक होता है, वो कमेंट होते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए ही हो रही है, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए एफिशिएंट काउंसलर, ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है। काउंसलर की 3 कोर पार्ट होते हैं, कौन कौन से? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी और जेन्युइननेस। अगर आप देखोगे एम्पैथी भी यहाँ पर है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी है। सर्टिफिकेशन और पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है कि इस तरीके से बात को करना कि वो समझ जाए, उसकी बात को दोहराना, ताकि उसके अंदर की जो इन बिटवीन द लाइंस के, जो बिटवीन द लाइंस के अंदर जो मीनिंग छुपा हुआ है वो उसको पता चल जाए। तो ये भी आपका है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो दूसरा आंसर तो है, तीसरा आंसर भी है। क्या 2 और 3 का कोई ऑप्शन है? नहीं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। डैश आर कैटेगरी बेस्ड स्कीमास दैट आर रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू जो स्कीमास लोगों का जुड़ा रहता है वो क्या होता है। आइए बात करते हैं। देखिए प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप एक आपका एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लोगों के प्रति, जो कि बेसिकली या मेनली क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। बेसिकली या आप कह दोगे जनरली क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। एटीट्यूड क्या रहता है? एटीट्यूड रहता है कि आप किसी को लाइक या फिर डिसलाइक करते हैं, आपकी पर्सनल चीज। स्टीरियोटाइप क्या रहता है कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो चीज आपने अपने मन के अंदर बिठा रखी है वो सही है या गलत है नहीं पता है। जैसे कि सपोज करिए, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता हूं तो आपके मन में एक स्कीमास या फिर उस चीज की एक मेंटल इमेज बनेगी बेटा। सपोज करिए मैं बात करता हूं किसी भी जानवर की, मैंने कहा शेर, तो आप देखोगे, अब शेर आप देखोगे एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप शेर, मैं कह रहा हूं तो आप बकरी के साइज को इमेजिन करोगे, आप उससे बड़ा साइज इमेजिन करोगे। सेम वही कुछ अगर आप देखोगे कि हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कुछ जो नेगेटिव चीजें पहले से ही मान लेते हैं, वो सही है या गलत है इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको मान के चलते हैं कि ये लोग ऐसे ही होते हैं या ये लोग इस तरीके के ही होते हैं या फिर इसका बिहेवियर यार ऐसी ही है, इससे बात मत करो, या फिर इसका करेक्टर ही ऐसा है। तो दैट इज स्टीरियोटाइप। इंप्रेशन आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से लोगों के ऊपर कैसे इंप्रेशन पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? डैश आर द कैटेगरी बेस्ड स्कीमा। अगर आप देखोगे प्रोटोटाइप एक बड़ा पार्ट होता है और स्टीरियोटाइप उसमें उसका एक छोटा पार्ट होता है। स्टीरियोटाइप इज द राइट आंसर है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर वो जर्नली बात करता तो आपका प्रोटोटाइप आता, यहाँ पर वो स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है। अब प्रोटोटाइप में सर एक एग्जांपल देखो दिखाओ। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सपोज करिए मैं कह रहा हूं बर्ड, मैंने कहा पक्षी, तो आप देखोगे मैं एक पक्षी बना देता हूं यहाँ पर। सपोज करिए ये बर्ड है, राइट, और ये आपका बर्ड बन गया। तो मैंने कहा बर्ड। अब आपका जो प्रोटोटाइप है वो आपको क्या बता रहा है कि भाई इसकी पीक होगी, क्या किसी जानवर की चोंच होती है? नहीं होती, यानी कि बर्ड है। इसके फेदर होंगे, क्या किसी जानवर के पंख होते हैं जो उड़ सकता है? नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? ये प्रोटोटाइप हो गया। लेकिन मैं कहूं कि भाई कुछ जो जानवर होते हैं बहुत ही बेकार होते हैं, या फिर मैं कहूं कि किसी भी पर्टिकुलर जानवर के बारे में कोई भी बिलीफ रखना, दैट इज ए रॉन्ग। सेम हैपन यहाँ पर इंडिविजुअल के बिलीफ होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के लोगों के लिए। ओके,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, एक्वस ह्यूमर इज ए वाटर लाइक सब्सटेंस। देखिए इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। जो एक्वस ह्यूमस होता है बेसिकली वो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक रहता है, जो कि आपकी शेप और साइज मेंटेन करने में, कितनी रेज जानी है थ्रू द कॉर्निया, लेंस को मेंटेन करने में काफी इफेक्टिव रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। आज हम 105 या 120 तक 110 तक कर लेंगे। डैश इज ए टाइप ऑफ द डिस्टेंस दैट वन मेंटेन व्हाइल टॉकिंग प्राइवेटली टू समवन। पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, और मैंने इसमें ये भी बताया था कि कितना डिस्टेंस किस किस के बीच में रहता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी से हम क्या बात कर रहे हैं, प्राइवेटली बात कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाता है, इंटीमेट डिस्टेंस के अंदर आता है। पिछली क्लास में मैंने सारी चीज बता रखा है। इंटीमेट के अंदर कहाँ से कहाँ तक का होता है, 0 से 18 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस रहता है, राइट। तो आप इन सारी चीजों को एक बार जरूर जाके देखें, लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस करा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ द इंटेलिजेंस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज बहुत हो जाता है। डेविड वेचलर जो थे, इन्होंने वेचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट दिया था। ही इज वन ऑफ द आप कह सकते हैं सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉन वर्बल टेस्ट को भी क्या करा था बेटा, यूज करा था। पहले के टाइम पर क्या माना था, डेविड बैचलर्स के टेस्ट से पहले ये कहा जाता था कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू आर इंटेलिजेंट। जैसे कि आज इंडिया में चल रहा है, अगर आपको इंग्लिश आती है इंटरव्यू में तो आपको लोग इंटेलिजेंट समझ लेते हैं। वहीं पर ही आप हिंदी बोलोगे, हाँ नहीं 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 नहीं, हिंदी वाला बच्चा नहीं चाहिए हमें, एकदम ऐसा बच्चा चाहिए जो एकदम फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोले। वाई, यही होता था पहले भी। सेम हैपन इन द फॉरेन कंट्री। तो डेविड बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल से पहले ये माना जाता था कि जो इंडिविजुअल अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल रहा है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू द अदर। इवन जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था उसके अंदर दो आर्मियां बनाई गई थी, अल्फा आर्मी और बीटा आर्मी। अल्फा आर्मी में वो लोग गए थे जो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे थे इंग्लिश में। जस्ट बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग गुड इन द इंग्लिश, they are thinking that they are the much superior than the beta army, who are not as much as frequently speaking in the Hindi or English language, not Hindi, in the English language, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे, तो उनको बीटा आर्मी में डाल दिया गया। और वही हमारे यहाँ चल रहा है। तो एनी हाउ डेविड बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस किस लिए जाने जाते हैं, इन्होंने नॉन वर्बल टेस्ट को भी यहाँ पर क्या करा, एक इंपोर्टेंस दी, सिग्निफिकेंट दी। एल्फ्रेड बीनेट का नाम आपने हर किसी ने सुना होगा, और 90% लोग यहां पर एल्फ्रेड बीनेट को ही टिक करके आएंगे। लेकिन एल्फ्रेड बीनेट और थियोडोर थियोडोर साइमन ने आई थिंक 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था बेटा। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट was developed by the Alfred Binet and Theodore Simon, not इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू की टर्म विलियम स्टर ने दी थी, और लुइस टर्मन ने क्या दिया था, ये आपका होमवर्क है। दो होमवर्क आपको मिले हैं, दोनों के आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताइए कि लुइस टर्मन ने क्या करा था, किस तरीके से करा था। आपके कमेंट्स मैं हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे अभी तक वीडियो में बने हुए। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं। हु प्रोपाउंडेड द 5 फैक्टर ऑफ द पर्सनैलिटी। अब देखिए मैंने यही कहा था कि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इंडिविजुअल इतनी जल्दी करता है कि वो भूल जाता है। 5 फैक्टर थ्योरी अब इंडिविजुअल आइंसैक को मार कर आएगा क्योंकि वही उन्हें पता है। लेकिन अगर आप देखोगे जो आपका 5 फैक्टर मॉडल ऑफ द पर्सनैलिटी, जिसे हम ओशियन मॉडल भी कहते हैं, ये 5 फैक्टर होते हैं, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस, न्यूरोटिज्म, राइट। तो ये जो 5 फैक्टर है ये बेसिकली इनिशियली स्टार्ट हुआ था बेटा 1941 में, लेकिन उसके अंदर फिर द्वारा रेक्टिफाई करा गया, उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करी गई। 1980 में पॉल कोस्टा और डेविड मैक्रे ने ये आपको 5 फैक्टर थ्योरी जो कि अब हम यूज करते हैं वो आपको प्रोपोनेट करी थी। गॉर्डन अल्पोर्ट ने क्या करा था, गॉर्डन अल्पोर्ट तो आई थिंक सबको पता है, पर्सनैलिटी के 3 ट्रेट्स दिए थे, राइट। तो यहां पर इस चीज को देखना है। कैटल ने क्या करा था, 16 पीएफ दिया था, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। आइंसैक इसका आंसर नहीं है।
कोस्टा और मैक्रे ने 1980 के अंदर आपका 5 फैक्टर मॉडल ऑफ द पर्सनैलिटी दी गई थी। 105 की ओर देखते हैं और आई थिंक ये लास्ट है, उसके बाद फिर हम कल और कर लेंगे, ठीक है। 105 पे देखते हैं दैट डैश इज ए लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जर्नल प्रिंसिपल आर इन्फर्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। वो कह रहा है कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस यानी कि स्पेसिफिक से बेटा हम कहाँ जा रहे हैं, जर्नल पे जा रहे हैं। तो जब हम स्पेसिफिक से जर्नल पे जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। और जैसे ही हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो हम डिड्यूस करते हैं, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग। क्रिएटिव थिंकिंग सबको पता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन यानी कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डेट इज इंडक्टिव रीजनिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 106, ये भी हमने करा था और ये अभी हाल फिलहाल में ही करा है। आई थिंक शायद पिछले से पिछली क्लास के अंदर करा था। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपका मोटिवेशनल बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन उसके अंदर क्या होती है। तो सबसे पहले आपकी नीड होती है, नीड से आपकी ड्राइव आएगी कि मेरे को ये काम करना है, ड्राइव से आप उस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपका वो गोल है। और जब आप उस गोल को अचीव कर लोगे तो आप सेटिस्फाई होगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बाय पैटरसन एंड पैटरसन, व्हाट इज द करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द एसटीएम। एसटीएम की करेक्ट ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंसरी में लेस देन 5 सेकेंड, आपकी एसटीएम में मैंने आपको बताया था लेस देन 20 या फिर आप लिख सकते हैं 30 सेकेंड, और एलटीएम में मैंने आपको बताया था लेस देन 55 सेकेंड। राइट, अगर आप देखोगे 5 सेकंड से ज्यादा है एसटीएम में और 30 सेकंड से कम है, 5 और 30 के बीच में देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ आपका आ रहा है 10 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है एसटीएम में। बेसिकली पैटर्न सर ने क्या कहा था, मेनली मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो ये लेस देन 30 होता है। इसको हम लेके चलते हैं इन बिटवीन कितना बेटा, जी 15 to 30, 15 to 30। ये कब होता है, एसटीएम में जो आपकी जर्नली, अभी पैटरसन की हम बात नहीं कर रहे, जर्नली आपकी होती है 15 to 30 सेकेंड्स की हम बात कर रहे हैं। ये कब होती है, जब हम किसी चीज को रिहर्स नहीं करते, यानी कि विदाउट रिहर्सल। जब पैटर्न सर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या पाया कि विद इन 18 सेकेंड आपके मेमोरी के अंदर स्टोर हो सकती है विथ रिहर्सल, या फिर आप कह सकते हैं विथ रिकॉल। यहाँ पर ये विदाउट रिहर्सल है, इस चीज को आपको याद रखना। विथ रिहर्सल में पैटरसन और पैटरसन ने 18 सेकंड को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू खोजा गया हुआ था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर वहां से पूछ ले विदाउट रिहर्सल या विदाउट रिकॉल और विथ रिकॉल, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ये लास्ट है, इसमें हम खत्म करते हैं। PQRST, ये तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, देखिए हमेशा आ रहा है। P स्टैंड फॉर प्रीव्यू, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन, R स्टैंड फॉर रीड, सेल्फ रिसाइटेशन और आपका टेस्ट। बिल्कुल ठीक है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। डैश इज द फादर ऑफ द मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। स्ट्रेस की बात हो रही है, हेंसले। इन्होंने कौन सा मॉडल दिया है बेटा, गैस मॉडल दिया है। गैस मॉडल में कितनी स्टेज होती हैं, 3 स्टेज होती हैं, अलार्म, रेसिस्टेंस, एग्जॉशन। किस स्टेज में फ्लाइट और फाइट होता है, अलार्म स्टेज के अंदर। कौन से आपके हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स और एड्रिनल, सब कुछ पढ़ा रखा है। देखिए अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप अपने आप पर बिल्कुल बिलीव रख सकते हैं कि आपका एस्टेट का पेपर आप पूरा कर सकते हैं, और यूजीसी का 20% क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। मैं नहीं कहूंगा 80% और 20% नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पे पढ़ा है। यूजीसी थोड़ा लेवल को अप कर देता है, उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चंस कुछ उठा के बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है। आप यूजीसी का 20% क्वेश्चन आप देखोगे, आप बहुत जल्दी कर पा रहे हो अगर अभी तक आप हमारी क्लास में बने रहे हैं। तो 109 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके बाद वाले कल क्लास में करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलती रहे। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot signing off. Have a great day. Take care.